प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम जो समझौतावादी विचारक है हॉब्स, उसके विचारों में जो व्यक्तिवाद की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हॉब्स को हम एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना वाले विचारक के रूप में जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई लोग ये प्रश्न उठते हैं कि हॉब्स ने जिस शासन व्यवस्था की स्थापना की वो शासन व्यवस्था एक निरंकुश शासन व्यवस्था है, वो निरंकुश संप्रभुता का समर्थक रहा है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि उसके सिद्धांतों में हमें व्यक्तिवाद की भी झलक दिखाई देती है। तो कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि हॉब्स में कुछ व्यक्तिवादी धारणा, उसके जितने भी सामाजिक समझौता जो था जिसके द्वारा उसके राज्य की उत्पत्ति हुई, उसमें कुछ व्यक्तिवादी सिद्धांत भी हमें दिखाई देते हैं कि एक और निरंकुश तथा असीमित संप्रभुता का प्रतिपादक रहा, तो दूसरी ओर वो उसकी विचारधारा में व्यक्तिवाद के भी हमें स्पष्ट रूप से और प्रबल रूप से दर्शन होते हैं। व्यक्तिवाद की मूल धारणा जितने भी समाज में समुदाय हैं, अन्य समुदाय हैं, उसकी तरह राज्य भी एक समुदाय है। व्यक्तिवादी ये मानते हैं कि जिस तरह समाज में और समुदाय होते हैं, ठीक उसी तरह वे जो राज्य है वो भी एक समुदाय है और वो व्यक्तियों के द्वारा निर्मित है। व्यक्ति ही उसकी इकाई है और ये सब अपने में सम्मिलित व्यक्तियों से अधिक कुछ भी नहीं है। ये ऐसा व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं। इस दृष्टिकोण से व्यक्ति कौन है? साध्य है और राज्य एक साधन मात्र है। व्यक्ति की बुराई भलाई सुख दुख राज्य की बुराई भलाई सुख दुख समझा जाना चाहिए, ऐसा हॉब्स का मानना था। इस दृष्टिकोण से हॉब्स को हम व्यक्तिवादी भी कह सकते हैं। और व्यक्तिवादी जो उसकी अवधारणा है वो हम बिंदुओं के माध्यम से जो व्यक्तिवादी अवधारणा है उसको हम कि कैसे कैसे उसके दर्शन में हमें व्यक्तिवाद के दर्शन होते हैं। तो कुछ अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे उसकी मानव स्वभाव संबंधी अवधारणा। हॉब्स का मानव असामाजिक है, आत्म केंद्रित है, मनोवेगों अहम आदि से प्रेरित है। हॉब्स की विचारधारा में मनोवैज्ञानिक तत्व हैं, उसकी सामाजिक न होने की भावना ही व्यक्तिवाद की द्योतक है कि वो सामाजिक नहीं है, वो क्या है, मनोवेगियों से पीड़ित है, वो आत्म केंद्रित है, वो स्वार्थी है। तो जहाँ हम व्यक्ति के बारे में विचार कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है कि हम ये विचारधारा व्यक्तिवाद की भी द्योतक है। आपसे ये मानता था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, कि समझौतावादी जितने भी विचारक हैं वो राज्य की उत्पत्ति प्राकृतिक नहीं मानते बल्कि कृत्रिम मानते हैं। हॉब्स का व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र था। राज्य का निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया उसने, उसकी उपयोगिता के आधार पर राज्य का निर्माण किया। तो सीधा सा तात्पर्य है कि राज्य का निर्माण व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं के लिए हुआ है। व्यक्ति केंद्र है और राज्य उसका साधन मात्र है। राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। कि कृत्रिम संस्था का तात्पर्य है कि व्यक्ति साधन है और राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति राज्य के लिए नहीं बल्कि राज्य व्यक्ति की जीवन की संपत्ति की सुरक्षा हेतु उसका निर्माण किया गया है। तो ये भी अवधारणा व्यक्तिवाद की द्योतक है। एक और व्यक्तिवाद के दर्शन होते हैं कि व्यक्ति को राज्य के प्रतिरोध का अधिकार है। राज्य की उत्पत्ति आत्मरक्षा हेतु हुई है, अतः राज्य की आज्ञा पालन करना व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन राज्य के केवल उन्हीं आज्ञाओं का पालन करने की आशा की जा सकती है व्यक्ति से जिनके पालन में आत्मरक्षा के अधिकार को आघात न पहुंचता हो। यानी जो रक्षा का अधिकार है व्यक्ति का, वो हॉब्स के राज्य में भी सुरक्षित है। यदि राज्य व्यक्ति की आत्मरक्षा नहीं कर सकता या वो स्वयं उसको मारने के लिए कुछ करे, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति राज्य की आज्ञाओं का पालन न करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। राज्य के कार्यों की निषेधात्मक अवधारणा, ये भी व्यक्तिवाद की द्योतक है कि राज्य द्वारा अनुचित हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न नहीं हो। आर्थिक क्षेत्र में खरीदने बेचने हेतु व्यवसाय करने हेतु उसको अधिकार प्राप्त हैं। तो स्पष्ट रूप से निरंकुशवादी होते हुए भी हॉब्स व्यक्तिवादी है। उसके सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी
आधार व्यक्ति ही है। आत्मरक्षा हेतु संप्रभु की आज्ञा के प्रतिरोध का अधिकार देकर हॉब्स ने निरंकुश सत्ता को बहुत गौण बना दिया है। निरंकुश सत्ता की स्थापना की है, लेकिन फिर भी आत्मरक्षा के लिए संप्रभु के आज्ञा का प्रतिरोध करने का जो अधिकार उसने व्यक्ति को दिया है, इसे ये अधिकार ही ये दर्शाता है कि व्यक्ति का जो निरंकुश सत्ता है वो बहुत गौण है और जो व्यक्ति है वो प्रमुख उसके लिए है। हॉब्स के इन सारे विचारों की आलोचना भी की जाती है कि हॉब्स को हम ये कहते हैं कि वो संप्रभुतावादी है, हॉब्स को ये कहते हैं कि उसने अपरिमित संप्रभुता का एक तरह से जनक है। तो ये सारी जितनी भी जो आलोचनाएं हैं, इसके कारण हॉब्स की भी आलोचना की जाती है और उसकी आलोचना के कुछ प्रमुख बिंदु है। उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी लेविथान, प्रकाशित होने के बाद से ही उसके आलोचक उसकी आलोचना करने लग गए थे और उसकी आलोचनाओं के कुछ आधार थे, जैसा कि मानव स्वभाव संबंधी उसकी धारणा एकांकी। जो उसके जो आलोचक है वो ये मानते हैं कि व्यक्ति को असामाजिक, एकांकी और पतित प्राणी मानना पूर्णतः त्रुटिपूर्ण है। वह विभिन्न प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण है। उसमें सिर्फ दुर्गुण ही दुर्गुण नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ भी है, जिसकी तरफ हॉब्स ने ध्यान नहीं दिया। तो उसने मानव स्वभाव का जो धारणा है उसकी, वो एकांकी धारणा है, वो सिर्फ नकारात्मक उसका जो पक्ष है उस पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करती है, मानव स्वभाव के सकारात्मक पक्ष की तरफ ध्यान केंद्रित नहीं करती। तो उसने एक तो ये उसकी आलोचना का बिंदु है। दूसरा उसकी आलोचना का बिंदु है कि प्राकृतिक अवस्था का कल्पनापूर्ण चित्रण। उसने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्रण किया है कि व्यक्ति से हमेशा लड़ता रहता है, हर व्यक्ति स्वार्थी है और अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर ही वो कार्य करता है। तो उसने जो कल्पना की है प्राकृतिक अवस्था की, वो कल्पना भी हमें अनुचित जान पड़ती है कि यदि प्राकृतिक अवस्था में हमेशा ही मनुष्य ऐसी परिस्थिति में रहता तो मानवता या मानव सभ्यता संभव ही नहीं हो पाती। एक उसके जो जितनी भी रचनाएं हैं उसमें हमें विरोधाभास की प्रवृत्ति दिखाई देती है, और विरोधाभास की जो प्रवृत्ति है वो किस रूप में है कि निरंकुशवाद और व्यक्तिवाद भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, लेकिन कुछ लोग उसे व्यक्तिवादी मानते हैं और कुछ लोग उसे निरंकुशतावादी मानते हैं। राज्य और सरकार में उसने अंतर नहीं किया। एक विरोध का कारण ये भी है, हॉब्स ने राज्य व सरकार को एक ही माना, जबकि राज्य और सरकार दोनों अलग अलग संस्थाएं हैं। राज्य की रचनात्मक शक्ति का अभाव, हॉब्स राज्य को रचनात्मक कार्य नहीं सौंपता, बल्कि वो पुलिस राज्य मानता है कि व्यक्ति की आत्मरक्षा के लिए ही राज्य का जन्म हुआ है, वो और कार्य न करे, कोई रचनात्मक कार्य उसका हॉब्स की दृष्टि में कोई रचनात्मक कार्य राज्य का नहीं है। विधि संबंधी उसकी धारणा है वो भी हमें संकीर्ण दिखाई देती है। संप्रभु के आदेश को विधि का एकमात्र स्रोत मानना और प्राकृतिक कानूनों और नैतिक विधियों को मान्यता नहीं देना, ये भी हॉब्स की एक बहुत बड़ी कमी हमें दिखाई देती है। एक और कमी जो दिखाई देती है कि समझौते की शर्त अबुद्धि संगत है उसकी। हॉब्स ने के समझौते में व्यक्ति अपने अधिकार एक व्यक्ति को बिना शर्त सौंप देता है, जबकि मानवीय बुद्धि से ये संभव ही नहीं है कि बिना शर्त अपने अधिकार कोई व्यक्ति किसी दूसरे को दे दे। बिना शर्त के कैसे सोचे? जब बिना शर्त के तभी सौंप सकता है व्यक्ति जब या तो उसमें बुद्धि नहीं हो, और यदि मानव को हम क्या मानते हैं? एक बुद्धिमान प्राणी मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बुद्धिमान प्राणी से ये अपेक्षा करना कि वो अपने सारे अधिकार बिना शर्त किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देगा, ये किसी भी दृष्टि से संभव हमें दिखाई नहीं देता। और एक और आलोचना है निरंकुश संप्रभुता का समर्थन अनुचित। उसने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है। उसने कहा है कि एक बार व्यक्ति ने अपने अधिकार किसको सौंप दिए? संप्रभु को। संप्रभु को उसने लेविथान का नाम दिया, उसकी पुस्तक का नाम भी लेविथान है, और उसका जो शासक है वो लेविथान है। एक ऐसा शासक जो सारी शक्तियों को अपने पास में लेता है, और उस ऐसे शासक को सारी शक्तियाँ देना अपने आप में अनुचित है।
कि वो निरंकुश है, जब वो पता है हमें कि वो निरंकुश बनेगा, संप्रभु जो शक्ति है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य है, फिर भी व्यक्ति उसको अपना संप्रभुता को अपनी सारी शक्ति सौंप रहा है, ये किसी भी दृष्टि से हमें उचित ज्ञान नहीं पड़ता। तो हॉब्स, चाहे हम कितनी भी आलोचना हॉब्स के बारे में कर लें, लेकिन समझौतावादी विचारकों के में हॉब्स का अपना महत्वपूर्ण स्थान है कि मानव जो राजनीतिक चिंतन का जो इतिहास है उसमें निरंकुश संप्रभुता की सबसे पहले यदि कोई स्थापक है तो वो हॉब्स ही हमें दिखाई देते हैं। धन्यवाद।